बच्चों, अपने लोगों ने अब तक जितने भी डिस्कशन करे मोशन के बारे में, सब में यही देखा कि मोशन किस तरीके से हो रहा है, पर ये नहीं जाना कि क्या था कॉज मोशन का। तो बच्चों, अब हमें ये भी तो देखना होगा कि किस तरीके से फोर्स इंटरेक्ट करता है, पर उससे पहले ये भी तो जानना होगा कि फोर्स क्या है फोर्स। जानेंगे इस चैप्टर में और समझेंगे इस चैप्टर में। मैं सिद्धार्थ हरितश और आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपने लोगों ने काइनेमेटिक्स जो पढ़ी थी बच्चों, काइनेमेटिक्स में ये जाना था कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस पाथ पर चलेगा, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहां रहेगा, ये सब जाना, पर उसके पीछे का कॉज नहीं जाना। कुल मिला के काइनेमेटिक्स को देखें अगर, तो काइनेमेटिक्स में हमने किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने पोजीशन वेक्टर, उसका हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के टाइम के साथ किस तरीके से क्या चीज चेंज हो रही है ये सब जाना। लेकिन ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कराने के पीछे कॉज क्या था, कौन था कॉज जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये सारी स्टडी नहीं करी। अब हम बच्चों मोशन के साथ साथ मोशन प्रोड्यूस करने वाले कॉज की भी स्टडी करेंगे और इस स्टडी को कहते हैं डायनामिक्स। तो आइए कुछ नोट्स बनाते हैं और जानते हैं डायनामिक्स के बारे में। In kinematics, we studied the motion of the particle with emphasis on the motion along a straight line and motion in a plane, simply described in terms of vector, that is position vector, vector velocity vector and vector A. Now comes the time when we shall be discussing about the causing, producing the motion. This treatment happens to be an aspect of mechanics known as dynamics. In this chapter, this branch of physics dealing with the motion along with cause of producing motion is called dynamics. यही है डायनामिक्स कि मोशन के साथ साथ उसको मोशन को प्रोड्यूस करने वाला कॉज भी हम जान रहे हैं। तो दिस इज द डायनामिक्स। अब सबसे पहले बच्चों, जो मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इनके बीच में मैं या दूसरे शब्दों में कहूं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब ने भाई सबसे पहले बनाया था, एक रिलेशन दिया था फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में, और इसी की सारी स्टडी की किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस पर लग रहे फोर्स से कैसे रिलेट करता है, ये सारी स्टडी जो प्रेजेंट करी थी न्यूटन ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में थी। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हमने बातचीत करी। लेकिन बच्चों ध्यान से समझिएगा कि क्या न्यूटन भी फेल हो सकते हैं? क्या न्यूटन फेल हो सकते हैं? आप लोग सोच के बताइए मुझे। हाँ, न्यूटन फेल हो सकते हैं। न्यूटन की जो जितनी भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं बच्चों, ये तब पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर, 100, 300 मीटर पर सेकेंड, but this is not comparable to the speed of light. But the behavior of an object drastically change when the speed of the object is comparable to the speed of light. यहां पर ये पॉइंट समझने का है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है, जैसे c/2, 3/4c, c/10, इस तरीके की स्पीड होती है, तो वहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं होती है और न्यूटन साहब फेल हो जाते हैं। वहां पर पास होते हैं तो वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन जी ने दी थी, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। तो उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हर स्पीड के लिए वैलिड है। लेकिन जब ये स्पीड बहुत छोटी होती है ऑब्जेक्ट की, तो हम सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे आने वाले रिजल्ट सेम होते हैं, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। लेकिन जब ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है तो वहां पर चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, तो वहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं रहती बच्चों। और हम पढ़ते हैं उस समय अपना क्या पढ़ते हैं, यस यू नो इट वेरी वेल, उस समय पढ़ते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब क्या सब एटॉमिक लेवल, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्या क्वार्क्स या इन सब की बात करूं, क्या ये भी उसी तरीके से बिहेवियर देते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है हमारे सामने? सब एटॉमिक लेवल, इस लेवल पे भी क्या चीजें सेम रहती हैं? बिल्कुल नहीं। सब एटॉमिक लेवल पर तो बच्चों ऐसा होता है कि एक पार्टिकल यहां है, यहां से डिसअपीयर हुआ और दूसरी जगह अपीयर हो गया विदाउट गोइंग थ्रू द स्पेस में नहीं जा रहे, यहां से जस्ट डिसअपीयर एंड अपीयर।
तो सब एटॉमिक लेवल पर चीजें वैलिड नहीं रहती जो हम जनरली ऑर्डिनरी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। चलो बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लेते हो, कुछ जानते हैं इसी के बारे में। Okay, Newtonian mechanics, how are force and acceleration related? This relationship was first understood by the Isaac Newton साहब. The study of that relation as Isaac Newton presented it is called Newtonian mechanics. Newtonian mechanics covers the discussion of movement of object under the influence force by making use न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, यानी कि जो न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है उनका हम इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट का अंडर द फोर्स के इन्फ्लुएंस कैसा बिहेवियर रहता है, कैसा मोशन रहता है, ये हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जानते हैं बच्चों। अब इफ द स्पीड ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. In that case, we must replace the Newtonian mechanics with Einstein's special theory of relativity, which holds at any speed, including those near the speed of light. If the interacting objects are on the scale of atomic structure, we must replace the Newtonian mechanics with quantum mechanics. यानी कि अगर हमारे जो particles हैं सब atomic level के हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इस लेवल के जो पार्टिकल्स है, बोसॉन्स हैं, ये सब इस लेवल के पार्टिकल्स की बात करें बच्चों तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं रहती, तब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूरेनस की वजह से न्यूटन फेल होने से बचे थे, लेकिन मरकरी ने न्यूटन को फेल कर दिया था। जानना चाहते हो? बहुत जल्द इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखना, पर कैसे मरकरी ने फेल किया न्यूटन को पर यूरेनस ने बचा लिया था, जानेंगे इसको कुछ वीडियो में। अभी आप लोग ये स्क्रीन पॉज करके ये बातें नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बच्चों फोर्स क्या है क्या फोर्स? आपने क्लास 9 में पढ़ा था सिंपल पुश और पुल इज द फोर्स, बट व्हाट इज द फोर्स? आइए जानते हैं। तो एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए एक टॉय ट्रक है, ये टॉय ट्रक, सिंपल टॉय ट्रक, बेटा ये अभी चल नहीं रहा, तो इसकी स्टेट को क्या कहेंगे? दिस इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट में नाउ आई अप्लाइड अ स्मॉल पुश, इट क्या हो जाएगा? ये स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। 5 ग्राम का टॉय ट्रक था, आसानी से मोशन में आ गया। नाउ सेकंड केस देखिए बच्चों, मान लीजिए एक हमारे पास ओरिजिनल ट्रक है, ओरिजिनल ट्रक है और आप ये 5000 kg का है, आपने जरा सा पुश दिया, क्या ये चलेगा आगे? डेफिनेटली नहीं। या इतना जितना इस पे पुश दिया था उतना इस पे दिया, क्या ये चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा ये। तो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? डेफिनेटली मैंने फोर्स लगाया पर ये चला नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आती है या फोर्स उसे लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर कोशिश कर रहा है बट कोशिश सफल नहीं हुई। और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक टॉय ट्रक 20 मीटर पर सेकेंड से चल के आ रहा है और आपने लिया अपने हाथ से इसे रोक दिया, ऐसे रोक दिया, डेफिनेटली रुक जाएगा। अब यही होता आपका 5000 kg का ट्रक जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ आ रहा होता। मेरी बात अलग है, मैं शक्तिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता। तुम लोग रोकने की कोशिश करते, तुम नहीं रोक पाते, तुम गिर जाते, नीचे गिरते, फिर खैर छोड़ो उस बात को। तो डेफिनेटली यहां पर ये नहीं रुक पाता। क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? बंदे की तो जान चली गई, आप कह रहे हो फोर्स नहीं लगाया। यहां पर तो रुक गया। तो भाई यहां पर जो मैंने पुश का इफेक्ट दिया उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में था उससे ये कन्वर्ट हो गया स्टेट ऑफ, और कौन सी स्टेट में आ गया? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया। पर यहां पर तो बंदे की जान चली गई और तुम लोग कह रहे हो कि ये तो कुछ नहीं, फोर्स नहीं लगाया। ऐसा नहीं है, इसने फोर्स लगाया। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि इस फोर्स ने कोशिश करी, तो डेफिनेटली फोर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं किसी फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ मोशन में है स्टेट ऑफ रेस्ट में या तो ले आता है फोर्स या लाने की कोशिश करता है। दैट्स द पॉइंट।
अब कोई ऑब्जेक्ट बेटा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चल रहा है, यही टॉय ट्रक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, इस पे जब मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जब बच्चे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो डेफिनेटली इस फोर्स ने क्या किया, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर यही 5000 kg का ट्रक पे मैं सेम फोर्स लगाता, कोई डायरेक्शन पे असर नहीं होता। तो जब इसकी कोई डायरेक्शन पे असर नहीं होता बच्चों, तो क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया? डेफिनेटली मैंने फोर्स लगाया। तो इस पॉइंट से मेरे को ये पॉइंट समझ में आता है कि फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाती है, या फोर्स उसे चेंज करने की कोशिश करता है। यानी कि ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब क्या इतना ही है या कुछ और भी कर सकता है फोर्स? यस, डेफिनेटली इट कैन डू समथिंग एल्स। क्या कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अभी मैं इस पर प्रेशर दे रहा हूँ, क्या इसकी साइज और शेप में कोई चेंज आया, कोई डिफॉर्मेशन हुआ? डेफिनेटली नहीं। पर इमेजिन कीजिए आप लोग कि ये अगर मार्कर मड का बना हुआ होता, मड का, आप इसे दबाते तो मेरे शायद थंब का, मैं दबाता तो शायद मेरे थंब का इंप्रेशन इस पे आ जाता, तो डेफिनेटली इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों यहां से हम कह सकते हैं कि किसी फोर्स की वजह से किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, या फोर्स उस बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है, तो ये फोर्स है। और क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई, आपने देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन तभी रहा होगा जिसे हम, देखो इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन तभी रहा होगा कि जब आपका कोई फोर्स लग रहा होगा, डेफिनेटली तभी इसका अंदर एक्सेलरेशन रहा होगा। तो यहां से हम बच्चों ये भी कह सकते हैं कि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यहां पर स्पीड तो कांस्टेंट है, पर डेफिनेटली फोर्स तो लग रहा है ना, तभी तो ये एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो आइए फोर्स के बारे में कुछ लिखते हैं। फोर्स, force is a pull or push which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or direction of motion of any object. Force is the interaction between the object and the source providing pull and push. That's the important point. कैसे important? ध्यान से सोचिए। तो बच्चों ध्यान से समझो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, मैंने इसको आगे धकेला, तो मेरे सोर्स, मैं सोर्स हूं जिसकी वजह से मोशन आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है, हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ये पॉइंट है कि फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स प्रोवाइडिंग द पुल और पुश। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सभी जानते हैं, वेक्टर्स में पढ़ा था। ऐसा यूनिट न्यूटन नाम पे है, न्यूटन जी के नाम पर है, तो न्यूटन, और 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट न्यूटन की, या फिर मैं कहूं फोर्स की सीजीएस यूनिट है डाइन। डाइन गलत मत समझना, भूत प्रेत चुड़ैलों की बातचीत नहीं हो रही। डाइन एक यूनिट है, सीजीएस यूनिट यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली हमारी यूनिट सिस्टम में, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट होती है डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। यानी कि अब मेरे से कोई मत कहना कि सर मैं न्यूटन हूं, मैं समझ जाऊंगा कि तुम क्या हो। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। ये है बच्चों न्यूटन और डाइन के बीच में का रिलेशन, दैट इज कन्वर्जन रिलेशन, ठीक है, कुछ और ना समझो। अब फोर्स की और बातचीत। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मे चेंज ओनली स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज नहीं होगा। अगर ये चल रहा था तो स्टेट ऑफ मोशन में था, स्टेट ऑफ मोशन में ही रहा, स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं आया। अगला पॉइंट, मे चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए यहां पर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा था। जब मैंने बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी थी, तो इसकी स्पीड में चेंज नहीं है, पर हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होता जा रहा है। तो ये फोर्स जो है, इस फोर्स की वजह से केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। मे चेंज बोथ दीज डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज इट्स स्पीड। सिंपल बात है, मे चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, तो जिसे हम कहते हैं डिफॉर्मेशन हो जाना। तो डिफॉर्मेशन भी कर सकता है। तो ये है फोर्स की बातचीत। अब बच्चे फोर्स की यूनिट की बातचीत कर लेते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है यूनिट ऑफ फोर्सेस।
तो देखिए कुछ यूनिट तो आपको पता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट फोर्स की डायन होती है, एक डायन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज MLT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक और फोर्स है 1 kgf, एक kgf फोर्स और कहते हैं बच्चों, हम कौन सा फोर्स कहते हैं, kgf, 1 kgf फोर्स। 1 kgf फोर्स वो फोर्स, उस फोर्स के इक्विवेलेंट होता है जो सेंटर ऑफ अर्थ एक 1 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होता है, यानी कि किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रही होती है, हम उसे 1 kgf फोर्स कहते हैं। इट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द center of earth. So 1 kgf can also be thought as the weight corresponding the body of mass 1 kg. तो कितना होता है ये 1 kgf, that is 9.8 न्यूटन। तो that is the relation between 1 kgf and न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं 1 gf, gf से आप लोग कुछ और मत समझना, ग्राम फोर्स है ये, क्या है ग्राम फोर्स, कुछ और समझ में लगो, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वी कैन नॉट लिव विदाउट जीएफ। व्हाट इज जीएफ? ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट जीएफ, दैट इज द पॉइंट। एंड व्हाट इज जीएफ? जीएफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कुछ और मत समझना बच्चों। नाउ कम टू द पॉइंट, 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो यहां पर 1 जीएफ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, 1 ग्राम फोर्स है। 1 ग्राम फोर्स का मतलब यहां पर सीजीएस लेना होगा, तो जी की जो वैल्यू लेंगे हम वो लेंगे यहां पर, क्या लेंगे, यहां पर लेंगे डाइन वाली वैल्यू। तो यानी कि जी की वैल्यू सीजीएस में लेंगे, जो कि हो गई अपनी 980, 980। तो यहां पर हो गया 980 डाइन, यानी कि 1 जीएफ फोर्स इज इक्वल टू 1 माफ कीजिएगा, 1 gf फोर्स इज इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सारी की सारी इस बातें नोट कर लो, फटाफट इसके नोट्स बना लो, अभी पॉज करो स्क्रीन और नोट करो। अब बच्चों मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की, कि फोर्स को कैसे क्लासिफाइड करके अलग अलग किया जाए। मैं उनके ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, मैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं फोर्स उनकी बातचीत कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे दो हाथ हैं, अभी क्या इनके बीच में अगर मैं कोई भी देखूं, ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या फोर्सेज आ रहे हैं? डेफिनेटली कोई फोर्स नहीं आ रहे हैं। पर अगर मैं इन अपने हाथों को ऐसे करके रखूं या ऐसे करके रब करूं, तो डेफिनेटली यहां पर फोर्स आ रहे हैं, यहां पे फोर्स आ रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है। मतलब वो फोर्सेस जो तब आते हैं जब दो बॉडी एक दूसरे से टच करती हैं, कांटेक्ट में होती है, इन्हें कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो फोर्सेस दो टाइप के हो गए हैं, आगे अभी समझते हैं कि दूसरा टाइप क्या है, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। Those forces which come into the action when two bodies are in contact, then these kind of forces are called contact force. What are the example of contact force for normal reaction? डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, आप लोग सभी जानते हो फ्रिक्शन, जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रही होती है, तो जिसको रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स आता है वो क्या है, वो है फ्रिक्शन। स्प्रिंग फोर्स, डेफिनेटली जब आप पुश करते हो तो यहां पर भी आपका स्प्रिंग फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, जब कॉन्टैक्ट में आएगी बॉडी तभी आप पुश कर पाओगे। तो ये सारे फोर्सेस हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। पर क्या कुछ ऐसे भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, जब दो बॉडीज एक दूसरे से डिस्टेंस अपार्ट हैं, यानी कि एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो उनके बीच में तब भी क्या फोर्सेस आ सकते हैं? जवाब है हाँ, आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं बच्चों? जब दो बॉडी एक दूसरे से दूर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो बार मैग्नेट्स पकड़ूं अपने हाथ में, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड, डेफिनेटली यहां पर एक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या इन दोनों को टच कराने पर ही फोर्स आया? डेफिनेटली नहीं। ये दोनों फोर्स, जो बॉडीज पे फोर्स लगा जब ये एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है तभी लगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट समझो, जैसे कि मैं कहूं बच्चे दो चार्जेस रखें स्पेस में, दो चार्जेस एक डिस्टेंस से अपार्ट हैं, इमेजिन करिए, और एक पॉजिटिव है, तो क्या इनके बीच में फोर्स नहीं आएगा? डेफिनेटली फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये दो चार्जेस कांटेक्ट में आए तभी फोर्स आया? नो। तो कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं बच्चों
जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती है तब भी आ रहे होते हैं, ये कहलाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिन्हें बोलते हैं फील्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को पकड़ा हुआ हूं तो क्या ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है इस पे? डेफिनेटली लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहां पर भी एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स क्या कांटेक्ट में आने पे लगा? नहीं, ये फोर्स कांटेक्ट में आने पर नहीं लगा। तो यहां पर हमें बच्चों समझ में आता है कि कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो का एक्शन में आते हैं जब बॉडी कांटेक्ट में होती है, और कुछ बिना कांटेक्ट के भी आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स को नोट करिएगा मेरे साथ ही। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, forces may be broadly classified into two categories as contact force, टेंशन हो गया, रस्सी के अंदर टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन लेटर डिस्कस करेंगे। इसके बाद है फ्रिक्शन, दीज फोर्सेस एक्ट बिटवीन बॉडीज व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। डेफिनेटली फील्ड फोर्सेस वेट हो गया किसी बॉडी का, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। Forces that act between bodies separated by a distance without any actual contact are called field forces. So these definition are very important. पॉज करो स्क्रीन को, नोट करो इन्हें। तो बच्चों न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हम बातचीत करें तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उसके प्रोड्यूसिंग कॉज की, और जिसमें हम न्यूटन के 3 लॉज का डिस्कशन भी करते हैं। तो ये न्यूटन के 3 लॉज क्या हैं और न्यूटन ने कैसे क्या ऑब्जर्व किया, आइए देखते हैं। तो न्यूटन को आप मतलब इस तरीके से समझिएगा कि आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आपने इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर मैं कोई इस पे फोर्स नहीं लगाता तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो क्या इसके अंदर एबिलिटी नहीं है ना, हम कह सकते हैं ये इसमें एबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से ये चल पाए। तो ये पॉइंट हमें समझ में आया। तो यही है, इसके अंदर एक इनएबिलिटी है जिसकी वजह से ये स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में नहीं आ सकता। पहला पॉइंट है, तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप कोई फोर्स नहीं लगाओ। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब भी चलने लगे तो समझ लेना न्यूटन के लॉ वैलिड छोड़ो, वहां से भागो, कुछ और ही चक्कर है। तो डेफिनेटली यहां पर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। अब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डेफिनेटली एक कांस्टेंट फ्रिक्शनलेस है, सब कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, v स्पीड से या v वेलोसिटी से चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या इसी स्पीड से वेलोसिटी से चलता रहेगा? डेफिनेटली इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आए नहीं। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक इनेबिलिटी है, खुद से नहीं कर सकता। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि जब तक एग्जाम आए नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इनेबिलिटी कि हम खुद से नहीं पढ़ सकते। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट है। तो हम लोगों में भी कुछ ना कुछ न्यूटन के लॉ लग रहे हैं ना। तो आइए और जानते हैं। तो मतलब ये ना तो खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता, ना खुद से ये अपनी स्पीड को वेरी कर सकता जब तक कि कोई फोर्स नहीं आता। तो डेफिनेटली इस इनेबिलिटी का नाम दिया गया, और इस इनेबिलिटी का नाम दिया गया, कहा गया इनर्शिया। ये क्या होता है बच्चों? ये कहलाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया हमें समझ में आई, ये किसी बॉडी की वो इनेबिलिटी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती। तो न्यूटन का पहला लॉ यही है। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट है मोशन की या रेस्ट की, वो खुद से चेंज नहीं कर सकता, और तब तक चेंज नहीं होती जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। वास्तव में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, और इनर्शिया को फिर फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। लेकिन पहले क्या है लिख लेते हैं एक बार, तो आप फटाक से नोट बनाइएगा इसी स्लाइड से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द its state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state. This means a body on its own cannot change its state of rest or state of uniform motion along a straight line. This inability of a body to change by itself state of rest or state of uniform motion along a straight line is called uniform, माफ कीजिएगा, इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी कि खुद से चेंज नहीं कर पाना, यही है इनर्शिया ऑफ द बॉडी। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द इनर्शिया एंड इज राइटली कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, जितना हैवी, बहुत भारी मास, उतना ज्यादा उसकी स्टेट चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, उतना ही वो रजिस्ट करेगा ऐसे से, उतनी उसमें इनएबिलिटी है चेंज करने की।
तो डेफिनेटली यहां पर हमें समझ में आता है कि इनर्शिया जो है ये इनेबिलिटी डिपेंड करती है कि मास कितना है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर, यहां पे देखिएगा द हैवियर ऑफ द बॉडी द ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट, हेंस द ग्रेटर इज इनर्शिया। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब हल्की बॉडी है कम फोर्स में ज्यादा चेंज हो जाएगा एज कंपेयर टू हैवियर बॉडी के। तो यहां पर बात आई इनर्शिया किस तरीके से मास पर डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो ये इनेबिलिटी बच्चों मैंने बताई 3 तरीके की हो सकती हैं। पहला, रेस्ट से मोशन में खुद से नहीं आ सकता। दूसरा, अपने आप से स्पीड नहीं चेंज कर सकता और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन की मतलब अपने आप ही अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कोई फोर्स नहीं आ जाता। तो यहां पर जो फोर्स है वही तो चेंज ला रहा है। तो ये इनएबिलिटी है ना बॉडी की। तो इनएबिलिटी को 3 तरीके से डिफाइन कर दिया गया। इनर्शिया को 3 वे में क्लासिफाई या डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड वन इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आइए इन्हीं तीनों को लिखते हैं लैंग्वेज में। इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Inertia of rest क्या है? It is the inability of a body to change by itself its state of rest. This means a body remains at rest and cannot start moving by its own. Inertia of direction, it is the inability of a body to change by itself the direction of motion, यानी कि खुद से अपनी direction of motion को ये change नहीं कर सकती। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बच्चों? इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन कैन नाइदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्ड बाय इट्स ओन। तो बच्चों यहां पर हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बातचीत कर ली आप लोगों से। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, मैं पूछता हूं व्हाट इज मोमेंटम। आप लोग मुझसे कह दोगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पर क्या यही मोमेंटम है? यही समझ में आता है मोमेंटम से प्रोडक्ट? मुझे तो नहीं आता। क्या फिजिक्स का है इसमें? तो मैथ्स हो गई, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, ये तो मैथ हो गई। तो आप लोगों का क्या काम है, आप सोच के इसका पूरा एनालिसिस सोचिए कि मोमेंटम वास्तव में है क्या, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंटम, और जल्दी से सोच के बताइए और कमेंट में लिखिए कि क्या है मोमेंटम, मुझे बताइए। तो डेफिनेटली बच्चों एक बात को याद रखिएगा कि हमें फिजिक्स रटनी नहीं है, समझनी है सारी की सारी चीज़ें। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बताओ चैनल के बारे में और वो भी सब्सक्राइब करें। चलो अभी मैं चलता हूँ, मेहनत से पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, मेरे लिए पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, देश के लिए पढ़ो। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।